नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस। आपके साथ मैं हूं ऋचा सिंह। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया, जिसमें बहुत सारी बातों का जिक्र किया गया। गारंटी वाला बजट आखिरकार ये कैसा है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जनता की जो उम्मीदें हैं वो शायद थोड़ी बहुत कम नजर आई हैं, क्योंकि जनता जिस तरीके से जो रिएक्शन दे रही है उससे वो नाखुश भी है। अब इसके बाद जिस तरीके से जो विपक्ष पार्टी है उसके रिएक्शन सामने आ रहे हैं। विपक्ष पार्टी ने कहा कि ये जो बजट है सिर्फ नाम के लिए, लेकिन ऐसा कुछ रखा नहीं गया है। आज होगी इसी पर चर्चा। सीधे रुख करते हुए मेहमान को मेरे साथ प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी से है भरत मेघवाल जी, आपका स्वागत है। सीए प्रियव्रत शर्मा जी बीजेपी से, और साथ ही अर्थशास्त्री है परमजीत सिंह बोहराज जी, आपका भी स्वागत है समाचार प्रेस पर। पहले रुख में करती हूँ प्रियव्रत जी आपका। जिस तरीके से यहाँ पर जो बजट पेश किया गया, क्या ये बजट आम आदमी की जेब के लिए सही है, या फिर सिर्फ आंकड़ों की सौदेबाजी यहाँ पर की गई है? कोई बाजीगर यहाँ पे दिखाई दिया, या फिर महंगाई कम करने का जो ठोस एक रणनीति होती है वो क्या है? देखिए, किसी भी वित्तीय बजट के अंदर चार बातों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वो घटक होते हैं जिन्हें देखा जाता है, जो कि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से और आम आदमी की दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से उसको महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो जीडीपी ग्रोथ के ऊपर फोकस किया गया, जो 7% से ऊपर प्रोजेक्ट की गई है। उसके बाद है कि फिजिकल डेफिसिट, डेट टू जीडीपी रेशियो कंट्रोल करने के कंस्टेंट पे ध्यान दिया गया, जो कि डेट टू जीडीपी रेशियो वो कितना होगा, वो उसको भी 50% के अंदर रखने की बात की गई। फिर फिजिकल डेफिसिट को भी 4.4 प्रोजेक्ट किया गया, और इन्फ्लेशन को भी पूरा कंट्रोल करने के लिए किया गया, जो कि आज की डेट में भी इन्फ्लेशन काफ़ी कम है। तो ये चारों घटक को ध्यान में रखते हुए बजट सर्वव्यापी, सर्वसमावेशी और सर्वहितैषी बजट है। और जो हमारा 2014 से दीर्घकालीन लक्ष्य था 2047 के विकसित भारत का, उसको ध्यान में रखते हुए ये एक और कदम है उसकी तरफ, और जिससे संपूर्ण देश में रोजगार, कृषि और युवा और महिला और किसान सभी को फायदा होने वाला है, और सभी क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। टेक्निकली दृष्टि से देखें तो एआई पे पूरा फोकस किया गया है। ऑरेंज इकोनॉमी की बात इसके अंदर कही गई है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो सेमीकंडक्टर की बात करें, 40,000 करोड़ रुपए की पीएलआई स्कीम लॉन्च की गई है। एसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपए का इक्विटी फंड बनाया गया है। माइक्रो के लिए 2,000 करोड़ रुपए का इक्विटी फंड अलग से बनाया गया है, जिससे कि वो यूनिट आगे बढ़े। स्किल डेवलपमेंट पे भी पूरी बात की गई है, एजुकेशन के ऊपर पूरी बात की, मेडिकल के लिए पूरी बातें हुई है। और हर जिले में महिला छात्रावास पे पूरा फोकस किया गया है, जिससे कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ उसको, उसकी ओर ये एक बढ़ता हुआ कदम है, जिसमें कि हर जिले में महिला छात्रावास होगा और वहाँ बच्चियों को रहने की व्यवस्था रहेगी, जिससे कि वो अपना उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। और हर जिला अस्पताल में इमरजेंसी सुविधा को भी कंपल्सरी किया गया है। तो काफ़ी शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, और चिकित्सा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, युवाओं को नौकरी के क्षेत्र में, किसी भी दृष्टि से सभी क्षेत्रों के अंदर ये बजट काफ़ी सही रहेगा। और दीर्घकालीन जो सोच है हमारी पार्टी की और यशस्वी प्रधानमंत्री जी की 2047 के विकसित भारत की जो सोच है, उसको पूरा करता हुआ बजट है। और सभी वैश्विक परिस्थितियाँ जो आज उथल पुथल पूरी दुनिया में मची हुई है, उसके बावजूद भी हम इन सभी कॉन्स्टेंट को ध्यान में रखते हुए इस तरीके का बजट पेश करना, ये एक बहुत ही बढ़िया इनका कदम है। भरत जी, क्योंकि आपकी जो पार्टी है या फिर और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कह रहे हैं कि ये जो बजट है वो जन विरोधी है। किस आधार पर आपसे जन विरोधी कह रहे हैं? क्या ये बजट आपको पसंद नहीं आया? देखिए, ये सिर्फ विपक्षी पार्टी नहीं, तमाम देश की जनता बोल रही है कि आज जो बजट आया है वो ऐसा बजट आया जो आज तक जिंदगी में नहीं देखा, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। संडे को ये ठंडे बस्ते में गया हुआ बजट है। आप इसमें बताइए कि एक आम नागरिक को किस तरह का क्या फायदा हो रहा है। ये बार बार बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं साहब, हम चौथी अर्थव्यवस्था है, हम 2047 में विकसित बनेंगे। 2013-14 में जो घरेलू बचत थी जीडीपी का 31%, वो आज घटकर 18% पे हो गई है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति पहले 31 रुपए बचाता था, आज उसका 18 रुपए हो गया है। आज हमारी जो प्रति व्यक्ति आई है वो रुपए 2.34 लाख है, जो कि पूरे विश्व के अंदर 140वें नंबर पर आती है। आज ही आपने देखा कि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 50 रुपए बढ़ चुका है। आप कहते हैं साहब महंगाई नहीं है, क्या आपको नहीं लगता कि आज शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं? आप बार बार मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, आप कहते हैं साहब हम इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे। आपने 2014 से बड़े बड़े वादे किए कि 2047 में हम देश को विकसित कर देंगे। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ना जाने कौन कौन से इंडिया के नाम से शब्द से आपने चीजें करी। लेकिन आज जीडीपी में आपका मैन्युफैक्चरिंग का 12.5% का योगदान है, जहां यूपीए की सरकार में 15% होता था। एफडीआई इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे ऋचा जी। एफडीआई का आंकड़ा आप देखेंगे अप्रैल 2024 से लेकर नवंबर 2025 में 63% का गिरावट आ गई है। पैसा बाहर निकाल कर ले जा रहे हैं बाहर के लोग, और जो देश की कंपनियां हैं और देश के जो लोग हैं
14 अरब डॉलर का निवेश था, ठीक वो है। 24 अरब डॉलर हो गया विदेशों में। भारत का जो व्यवसायी है भारत के अंदर ही निवेश नहीं कर रहा है। आप मुझे बताइए आज का जो बजट था उस बजट में इन्होंने क्या दिया, शिक्षा में इन्होंने क्या दिया, आज तक ये ठीक है, मैं 6% इसको के लेकर रेशियो को सवाल नहीं मैं लेके आए। करूंगी मैं, ठीक है, बीजेपी से मैं आपका रुख करूंगी। इससे पहले अर्थशास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परमजीत सिंह जी, उनका रुख कर लेती हूँ। परमजीत सिंह जी, देखिए आप अर्थशास्त्री हैं, अगर हम बात करें इकोनॉमी को लेकर तो ये बजट किस तरीके से सही साबित होता है, और स्पेशली उन आम इंसान के लिए जो जनता बहुत ज्यादा उम्मीद सरकार से कर रही थी इस बजट को लेकर। नमस्कार। मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है आपकी सर। जी देखिए, मैं अभी हमारे दोनों लोगों को सुन रहा था। मुझे लगता है वो एक पॉलिटिकल ओपिनियन थे और वो उनके हिसाब से उनकी इंडिविजुअल राय भी थी। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि बजट के बारे में पहली बात तो ये है कि हम हर बजट से इमीडिएटली एक्सपेक्ट करें, ये शायद गलत है। और दूसरी बात ये है कि सरकार अगर सपने दिखाकर आई हो और उसके बाद वो उन सपनों के लिए कोई दूरगामी सोच ना दे, वो भी गलत है। तो इस बजट में दोनों चीजें मिक्स्ड होके हुई है। डेफिनेटली आम आदमी को इमीडिएटली कुछ नहीं मिला। दूसरी बात, जो मोदी सरकार 2014 से एक लंबी बात करती होती है, उस पर भी कुछ देखने को नहीं मिला है। अब इसका कारण क्या है? कारण बहुत सिंपल है। ये जो बजट है ये डेफिनेटली पिछले कुछ अरसे से हमारी सरकार जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रही है, मुक्त व्यापार समझौते, ये उनकी छाया में बना हुआ बजट है। यानी इस बजट में आप जो वैश्विक परिस्थितियां बदल रही हैं, जिसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ट्रंप अगर आज टैरिफ की पॉलिसी इस तरीके से लगा रहे हैं, इसमें भारत की कोई गलती नहीं है। लेकिन भारत को ट्रंप की पॉलिसियों से निपटने के लिए जो करना था वो भारत ऑलरेडी कर चुका है। अक्टूबर में आपने देखा कि जीएसटी की रेट्स कट हुई और उसी की रेट्स की कट होते के चक्कर में घरेलू डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ा। कभी बीते हफ्ते ही आपको याद है आईएमएफ की नई रेट आई है। तो सरकार इस बजट से जो कर सकती थी वो सरकार ने किया। लेकिन ये भी सच्चाई है कि सरकार ने आम आदमी की अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया। और दूसरी बहुत बड़ी बात, 10 सालों से मोदी सरकार का 12वां बजट था। मोदी सरकार पिछले 12 सालों में अपनी एक बहुत बड़ी इमेज बना पाई थी बजट के माध्यम से, वो था कैपेक्स को 11 लाख करोड़ के फिगर पे लेके आना। बड़ी अजीब सी बात है, विडंबना है कि इस बजट में कैपेक्स पर बहुत बड़ी बात हुई ही नहीं, और वो हो भी नहीं सकती थी क्योंकि रेवेन्यू टोटल खत्म हो चुका है। पिछले बजट में आपने इनकम टैक्स में रिलीफ दे दिया, जनता को मिल गया वो चीज, और उसके बाद में अक्टूबर के बाद दिवाली से पहले आपने जीएसटी रिलीफ कर दिया। तो सरकार कहीं ना कहीं अपने रेवेन्यू में रिडक्शन कर चुकी है। तो सरकार के पास कैपेक्स बढ़ाने का कोई स्कोप नहीं था। अब चूंकि कैपेक्स नहीं बढ़ा तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री कैसे बढ़ाएगी, ये बात आने वाले दिनों में सामने आएगी। लेकिन सिंह साहब एक सवाल मेरा आपसे ये है कि ठीक है, दूरगामी सोच सरकार की इसमें रही है बजट में, लेकिन इमीडिएटली अगर नहीं कुछ चीजें हुई तो कहीं ना कहीं जो जनता है, अगर उसको सर भूख लगी है तो खाना तो वो अभी खाएगी ना, वो इंतजार नहीं करेगा ना कोई कि मैं खाना बाद में खा लूंगा, भूख उसे अभी लगी है। कम से कम कुछ तो होना चाहिए था ऐसा कि जनता खुश हो जाती बजट को लेकर। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कुछ होना चाहिए था, लेकिन कुछ होने के लिए आपको आपके देश की संरचना भी समझनी पड़ेगी। ये 150 करोड़ का मुल्क है, यहाँ पे 150 करोड़ लोग रहते हैं। अभी 3 महीने पहले सरकार जीएसटी में रिलीफ आपको दे चुकी है, उसी के माध्यम से महंगाई पे भी कहीं ना कहीं कंट्रोल हुआ है। सरकार के हाथ बंधे हुए थे, लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी कि ये वही सरकार है जो सपने दिखाकर आई थी। ये सरकार आज अगर एक जगह 4 ट्रिलियन की बात करती है और उसके बाद इमीडिएटली कुछ नहीं देती है, तो ये समझ में आता है कि आर्थिक असमानता बढ़ रही है। 4 ट्रिलियन जो हो रहा है उसमें आम आदमी के हाथ में तो कुछ भी नहीं है। पर कैपिटा इनकम में तो आज बहुत पीछे हो, लेकिन आप खुद कहते हो पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के लिए आपको 2047 तक का समय चाहिए। तो ये बात सही है कि इस बजट से लोगों को कुछ समझ नहीं आया है, लेकिन हकीकत है कि सरकार के हाथ बंधे हुए थे, वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की छाया में बनाए हुए बजट है। अब सरकार को ये लगता है कि सरकार निर्यात बढ़ाने पे फोकस कर रही है, और निर्यात बढ़ाने से कितना जॉब बढ़ेगा ये सरकार को सोचना है। और दूसरी बात अगर आपने इस बजट में देखी हो, मैन्युफैक्चरिंग की जो बात हो रही है, उसमें भी सरकार ने पीएलआई स्कीम को बहुत बड़े तरीके से नहीं बढ़ाया है। मेक इन इंडिया इसी सरकार का एक ड्रीम होता था। हाँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकार इंडस्ट्री की बजाय एमएसएमई पे फोकस कर रही है। एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ का बजट रखा गया है, रिस्क कैपिटल के लिए 2,000 करोड़ का बजट रखा गया है, और छोटे शहरों की इंडस्ट्री के लिए सरकार ने प्रोफेशनल अप्रोच अपनाई है। आईसीएआई, आईसीआईसीआई को मर्ज करके उनकी कंप्लायंसेस पूरा करने को कहा गया है। लेकिन इतना है कि बजट से हम लोगों को एक तत्काल बेनिफिट चाहिए होते हैं, प्लस कुछ ऐसा लगता है कि एक लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग दिखे, वो चीजें यकीनन इस बजट में आज नहीं दिखी हैं। और उसका इफेक्ट आपने स्टॉक मार्केट पर भी देखा। स्टॉक मार्केट में क्राइसिस आया। अगर आज 1800 पॉइंट के आसपास सेंसेक्स का डिप आया है,
तो इस चीज की गवाही है कि वो स्टॉक मार्केट जो है सरकार के साथ आज नहीं खड़ा, इस बजट के साथ नहीं खड़ा है। ठीक है प्रियव्रत शर्मा जी, क्योंकि जिस तरीके से इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ, एक तरीके से कमर ही तोड़ दी और उसके बाद आपने मरहम भी लगा दिया है। आपने बजट में कह दिया कि भाई 3 आयुर्वेदिक और एम्स और 5 मेडिकल जो हब है वो बनेंगे, साथ ही कुछ ऐसी मेडिसिन जो सस्ती कर दी गई। पहले कमर तोड़ दीजिए, उसके बाद अस्पताल पहुंचे इलाज करवा लीजिए अपना, मतलब दोनों चीजें आपने यहाँ कर दी हैं। नहीं देखिए, जो आपने बोल रहे हैं कि इनकम टैक्स का स्लैब नहीं बढ़ा है, हमारे यहाँ पे देश में लास्ट ईयर ही 12,75,000 रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, पहली बात। दूसरा, हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो है 2,90,000 रुपया। तो एक तरफ तो हम 70% लोगों की 2,90,000 की टैक्स पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, और दूसरी तरफ बोलते हैं कि 12 लाख से ऊपर का टैक्स रिलीफ भी चाहिए। तो वो दोनों चीजें बड़ी विरोधाभासी हैं। वो आंकड़ों के हिसाब से भी सब चीजें एनालिसिस होती है, उसके हिसाब से डिसीजन होते हैं, पहली चीज। दूसरा ये है कि टैक्स बढ़ाने का कोई, टैक्स की स्लैब बढ़ाने का कोई स्कोप था ही नहीं। ऑलरेडी सरकार ने इतना ज्यादा कर दिया, एक परिवार में 4 मेंबर है, 12-12 लाख के हिसाब से 50 लाख के तक तो उसकी टैक्स का वो उसका बर्डन ही नहीं है उस फैमिली, बिजनेस फैमिली के ऊपर। तो और जो बात करें अपन नीचे तबके की, तो वो 12 लाख तक है नहीं, तो वहां उन पे टैक्स का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रही बात ये कि महंगाई पे, महंगाई ऑलरेडी कंट्रोल कर चुकी है। जीएसटी का बेनिफिट, जैसे इन्होंने भी बोला, जीएसटी का बेनिफिट 4 महीने पहले ही नवरात्रा के अंदर दिया है, और वो बहुत बड़ा देखने को भी मिल रहा है, पूरा का पूरा बदलाव। उसके साथ साथ सरकार ने जो बड़े कदम उठाए, उसमें ये बोले कैपेक्स की बात नहीं करी। कैपेक्स में 12,20,000 करोड़ रुपए का कैपेक्स बजट के अंदर प्रोविजन किया हुआ है, प्रोविजन किया हुआ है, जो कि 53 लाख के बजट में 12,20,000, और लास्ट ईयर जो बजट था वो 49 लाख करोड़ था, जिसमें 11,30,000 था। तो रेशियो सेम ही रखा गया है, 24% के आसपास में। तो वो कैपेक्स से बहुत, मतलब हमारी सरकार निरंतर 5 साल से कैपेक्स पे पूरा फोकस कर रही है। ठीक है, हाँ, सिंह साहब कोई रिएक्शन देना चाहते हैं इस पर? देखिए कैपेक्स की जो बात हो रही है, सेम बजट रखना, 11 लाख करोड़ से 12 लाख के आसपास आना, और इस चीज को, लेकिन ये बात हम क्यों भूल जाते हैं कि महामारी के दौरान जीएसटी की वो रेट्स थी, 28% का स्लैब हुआ करता था। तो आज अगर 6 साल तक सरकार ने हाई टैक्स रेट से जीएसटी वसूला है, और उसके बाद टैरिफ की दरों के कारण, यूएस की टैरिफ की दरों के कारण उसको कम किया, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो आपको बेनिफिट दे दिया गया है। यकीनन आज कैपेक्स में जो एक बढ़ोतरी होनी चाहिए थी इस बजट के माध्यम से, वो नहीं हुई, क्योंकि सरकार के पास रियल में रेवेन्यू में डिप आ चुका है, ये हकीकत है। लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूं, ये सरकार की गलती नहीं है, वैश्विक नीतियों का स्ट्रेस है। अब इंडिया इन चीजों से कैसे बाहर निकलता है, लेकिन उसमें भी एक बहुत सरप्राइजिंग आइटम है, सरप्राइजिंग एलिमेंट है, जिसपे शायद बात नहीं हुई अभी तक। वो ये है कि सरकार ने चांदी के प्राइसेस पे कोई जिक्र नहीं किया है। चांदी एक ऐसा आभूषण है जो बहुत बड़े लेवल पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को रोजगार देता है, आभूषण बनाने वाले श्रमिकों को। सरकार ने उस पर कोई बात नहीं की है। 10,000 रुपए में बनने वाली पायल, एक पायजाब जो होती थी, वो 30, बिल्कुल। लेकिन सर जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से जो सिल्वर और गोल्ड के जो दाम बढ़े से कहीं ना कहीं जनता परेशान है, स्पेशली जो आम आदमी और गरीब तबका, वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है। मेघवाल साहब, आपने तो देखिए से कह दिया कि भाई जन विरोधी ये जो बजट है यहाँ पर पेश किया गया है, आपको ये बजट समझ में भी नहीं आया। अगर मानो कि आपकी सरकार होती मेघवाल साहब, तो आप किस टैक्स को घटाते और आप पैसा कहां से लाते? फिर आप अपना ही जिक्र कर दीजिए। देखिए, पिछले तीन टर्म है ये, 11 साल हो गए। 11 साल से लगातार मोदी सरकार इसमें केंद्र में शासित है, बराबर निर्मला सीतारमण जी इसमें बजट में दे रही है। आप जब 2014 में आए, तब 2014 में आके आपने वादे किए थे मेड इन इंडिया के, मेक इन इंडिया। मैं वही आपको अगर सपोज दैट अगर आपकी सरकार होती, मैं वही आपको बिल्कुल मैं आपको भी बता, हम करते कि जो आम नागरिक है, उस आम नागरिक पे महंगाई की मार नहीं देते। सबसे पहले आज भी वैश्विक स्तर पर जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल के दाम कम हो चुके हैं, लेकिन आज हम फिर भी 110 रुपए के ऊपर ही दे रहे हैं। आज भी हम जो हमारे यहाँ का जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को नहीं बढ़ा पा रहे हैं, हम सिर्फ भाषण दे रहे हैं। आज भी चाइना के साथ जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, वो $8.39 बिलियन के बराबर का पहुंच चुका है। हम एक्सपोर्ट को ज्यादा बढ़ा नहीं पा रहे, उससे हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है, वो फॉरेक्स रिजर्व जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए था, वो नहीं बढ़ पा रहा है। सर्विस सेक्टर के अंदर भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मैं तो आपके बारे में बात कर रही हूं सर, आप पता नहीं कहां बीच में पहुंच रहे हैं। मैं तो आपके लिए कह रही हूं सर, आपकी सरकार होती तो आप पैसा कहां से लाते? देखिए, पहली चीज तो मैं वित्त मंत्री हूं नहीं, जो मैं आपको नहीं है, आप वित्त मंत्री, मैं वही आपको बता रहा हूं कि हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तो वही मैं वही बता रहा हूं ना, सुझाव जो मुझे सुझाव लगते हैं, मैं जो सुझाव मानता हूं एक आम नागरिक के
की तरह, वही मैं आपको सुझाव बता रहा हूं कि आज जो रुपया 92 पहुंच चुका है, वो 92 पहुंचने का कारण क्या है कि हमारा एक्सपोर्ट इतना ज्यादा हम कर नहीं पा रहे और इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी कम होता जा रहा है, हम हमारे देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बना पा रहे हैं। सेमीकंडक्टर चिप के बारे में पिछले 5 साल से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन मेड इन इंडिया की जगह हमने सिर्फ असेंबल इन इंडिया बनाकर रख दिया है। किसानों की आय दुगनी करने की हमने बात की थी, लेकिन किसानों के लिए हमने क्या किया इस बजट में? क्या हमने सम्मान निधि को आगे बढ़ाया? ईआरसीपी की हमने बात की थी, क्या ईआरसीपी को हमने राष्ट्रीय परियोजना यहां पर घोषित किया? क्या हमने किसी चीज में कटौती करने की बात की? जीएसटी की बात हम करते हैं, अरे जीएसटी तो जो यूजर है वो तो एक रोड पे जो रिक्शा चला रहा है, जो ऑटो चला रहा है, वो भी जीएसटी को भर रहा है, वो भी जीएसटी का पेमेंट कर रहा है, लेकिन उसको उस पेमेंट करने के बाद मिल क्या रहा है? स्वास्थ्य में कौन सी इन्होंने एम्स की बात की, लास्ट बजट में 21 एम्स बनाने की बात की थी, कितने एम्स बना दिए, कितने आईआईटीज बना दिए, कितने आईआईएम बना दिए? कैपेक्स की बात की जा रही है, लेकिन कैपेक्स में आप ये तो बताइए ना, आपने प्रोविजन कर दिया, प्रोविजन करना ही सब कुछ नहीं है ना, आप उसका अलोकेशन कहां कर रहे हो, कितना पैसा आप खर्च कर रहे हो? आपने बजट में डाल दिया कि साहब हमने इतना करोड़ रुपए हम इसके लिए लेकर आ रहे हैं। आपने कहा म्युनिसिपल बॉन्ड, जयपुर में आप बता दीजिए कितने म्युनिसिपल बॉन्ड है जो यहाँ पे लोग लेते हैं, किस तरीके से निगम का काम होता है। दूसरी चीज इन्होंने कहा था 100 स्मार्ट सिटीज हम बनाएंगे, यानी आप ये कह रहे हैं कि पुराने वादे तो पूरे नहीं किए गए और अब फिर से नई घोषणा यहाँ पर कर दी गई है। स्मार्ट सिटीज में से कितनी स्मार्ट सिटी? 5 स्मार्ट सिटीज का नाम बता दीजिए कि कौन सी स्मार्ट सिटीज बनी है। जयपुर में अगर 2 घंटे बरसात आ जाती है ना, तो यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाता है, पानी, ठीक है प्रियव्रत ड्रेनेज सिस्टम नहीं है प्रियव्रत यहाँ पे प्रॉपर। ठीक है, पहले ये सवाल के जवाब जो मेघवाल साहब पूछे, दूसरा ये कि जिस तरीके से आपने 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की बात कह दी है, सर चुनाव से पहले सब कुछ पूरा हो तो जाएगा ना? 29 को लोकसभा के चुनाव भी आने वाले हैं, या सिर्फ इन सभी को लेकर आपने ये बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी हैं? हमारी पार्टी का एक संस्कार है कि जो हम बोलते हैं वो टाइम से उसको पूरा भी करते हैं, और फिर आज ये तक गिना किया कैसे रहे है, मेघवाल आज साहब? तक तो किया गिना है। रहे हैं, अभी बहुत अभी सारी बातें गिना रहे हैं गिनाना आपकी। बोलना जनरलाइज वे में, 2022 एक मिनट मेरी बात पूरी होनी दीजिए। अच्छा, 2022 में मेरी बात मेघवाल साहब रुक जाइए, मेघवाल साहब बुलेट बात पूरी होनी बुलेट दीजिए, ट्रेन भी इसके आपको बाद चलती हुई दिख जाएगी अभी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बात कर रहे हैं वो ठीक है, समझ सकता हूँ इनकी पीड़ा को मैं। निराश नेतृत्व के पार्टी का कार्यकर्ता ऐसी ही बातें करता है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने जो भी बोला उसको हमने अक्षर से पूरा किया है। रही बात कैपेक्स की, हमने जो हाईवे बनाए हैं, अभी पहले जो हाईवे बनते थे 12 किलोमीटर पर डे के हाईवे बनते थे, आज 36 किलोमीटर पर डे के हाईवे बन रहे हैं। आपके सामने है सारे हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे। 2,47,000 किलोमीटर के एक्सप्रेस हाईवे का बजट विजन लेना और उस पर काम करना। नितिन गडकरी जी कैसा काम कर रहे हैं सबको दिख रहा है, इनको क्यों नहीं दिख रहा मुझे नहीं पता, जनता को दिख रहा है, जनता वोट दे रही है भर भर के मोदी जी को, वो सबको पता है कि हो क्या रहा है। आज की जनता को बोलने से कुछ नहीं होता, वो सब समझती है, सारे आंकड़े विजिबल हैं, सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर हैं, गूगल पे हैं, आप जाइए पूरा बजट का एलोकेशन देखिए, 94% एलोकेशन यूज हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। हमने रेवेन्यू के टारगेट को भी पहले पूरा किया समय से, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स का हो, चाहे वो इंडिविजुअल से हो, चाहे कॉर्पोरेट से हो, चाहे वो जीएसटी का कलेक्शन हो। रही बात जीएसटी की, इन्होंने बोली जीएसटी का जो असेसमेंट जब 2017 में जीएसटी आया, उसका एक बेसिस था कि कस्टम ड्यूटी क्या है, एक्साइज ड्यूटी क्या है, वेट क्या है, तीनों को जोड़ करके उस प्रोडक्ट के ऊपर उस समय उस परिस्थिति के हिसाब से वो रेट लगा दिया गया। लेकिन जब बाद में हमारे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी पूरे हुए, जब सरकार को लगा कि जीएसटी कलेक्शन ज्यादा आ रहा है, तो क्योंकि जनता द्वारा चुनी गई सरकार है, जनता के फायदे के लिए, जनता के लिए काम करना है, तो वो जीएसटी के एक्सेस बेनिफिट को जो मिला तो ठीक है, 1 लाख करोड़ रुपए का बेनिफिट पास ऑन कर दिया, तो वो किया तुरंत उन्होंने, और उसका रिजल्ट भी देखने को मिला, सबको इन्फ्लेशन भी कम हुआ, रेटें भी कम हुई, उपभोक्ता की चीजें भी कम हुई, कंजम्पशन भी बढ़ा, लिक्विडिटी भी आई। देखिए अब जो सोना चांदी की आपने बात करी, सोना चांदी आप भी जानते हैं अच्छे तरह से, हर भारत का हर नागरिक जानता है, ये सरकार के कंट्रोल में आज के दिन इसलिए नहीं है कि ग्लोबल जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है, किस तरीके से सारा माहौल पूरी दुनिया का डिस्टर्ब हो रखा है, कैसे अमेरिका टैरिफ नीति के ऊपर काम कर रहा है, तो वो सब चीजों के कारण अब डॉलर पे डिपेंडेंसी लोगों की जो साख है वो कम हो रही है, गोल्ड पे ज्यादा हो रही है, इसलिए उस रिजर्व को बढ़ावा मिल रहा है। करूंगी परमजीत सिंह जी, जीडीपी ग्रोथ के बड़े दावे तो यहाँ पर किए गए, लेकिन जमीनी रोजगार वो दिखाई नहीं देता है। नहीं, बिल्कुल सही है, जमीनी रोजगार नहीं दिखाई देता है। अब जैसे सर बात कर रहे थे, चांदी की बात कर रहे थे, चांदी का जो प्रॉब्लम है वो चीन के कारण हुई है, चीन ने चांदी का एक्सपोर्ट बैन कर दिया, ठीक है। और आप एक चीज देखिए, चांदी, हम लोगों ने इस चीज को प्रेडिक्ट क्यों नहीं किया कि चांदी का रिन्यूएबल एनर्जी में, चाहे वो सोलर है, चाहे वो एआई है, उसमें मैक्सिमम कंजम्पशन में उसके प्रोडक्शन में उसका यूज होने लग गया। लेकिन मार किस पे पड़ी है? मार पड़ गई है उन लोगों पे जो चांदी के आभूषण में श्रमिकों का काम करते हैं। अब आप रोजगार की बात कर रही हैं, सरकार ने करीब 2 साल पहले इंटर्नशिप की एक स्कीम शुरू की थी। उस स्कीम के बारे में ना तो पिछले बजट में कोई बात हुई, ना इस बजट में कोई बात हुई। इस बजट में रोजगार के बारे में सरकार ने सिर्फ इतना कहा कि हम सर्विस सेक्टर पे फोकस करते हैं, और उसके लिए भी उन्होंने एक हाई पावर कमेटी बनाने की बात की है।
कि हाई पावर कमेटी बनेगी, उसके थ्रू हम स्किल डेवलपमेंट पे काम करेंगे। देखिए ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके थ्रू बजट से आम आदमी एक्सपेक्ट करता है, और चूंकि ये चीज नहीं हुई है इसीलिए उसे निराशा मिल रही है। एक बात और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लंबे अरसे से हम लोग एआई पे बात कर रहे हैं। एआई पे आशा थी कि सरकार कुछ इस तरीके के नॉर्म्स लेके आएगी कि कैसे टेक्नोलॉजी का और एआई का हमारी इंडस्ट्री में, हमारी इकोनॉमी में इंटीग्रेशन बढ़े। लेकिन आप बड़ा ताज्जुब करिए, एआई पे सरकार की घोषणा आई है, सरकार ने ये कहा है कि क्लाउड पे जो बाहर की विदेशी कंपनी आएंगी उनको हम 2047 तक टैक्स फ्री कर रहे हैं, उनको 100% टैक्स हॉलिडे दे दिया। अभी बीते दिनों एक बहुत न्यूज वायरल हुई है, इंडिया के 100 स्टार्टअप हैं ऐसे जो एआई पे काम करते हैं, वो अमेरिका चले गए हैं। उन लोगों को वापस लाने के लिए हमने कोई बात नहीं की बजट पे, और बाहर के लोग जो यहाँ पे आके क्लाउड कंप्यूटिंग पे काम करेंगे एआई के लिए, उनको हमने 100% टैक्स हॉलिडे दे दी है। तो इस बार डेफिनेटली आज कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिनका रियल में समझ में नहीं आ रहा कि वो दूरगामी है या वो कुछ इंस्टेंट बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि कंफ्यूजन जरूर है। इसलिए मुझे तो ये लगता है कि ये एक स्ट्रेस के थ्रू क्रिएट हुआ हुआ बजट है, और स्ट्रेस जो है वो ग्लोबल इश्यूज का स्ट्रेस है। अब वो डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है या इकोनॉमिकली हैंडल करना है, वो समय बताएगा। ठीक है प्रियव्रत जी, अब साफ साफ बताइएगा सर, क्या ये वाकई जो बजट है जनता के लिए है या फिर चुनावी रणनीति आप लोग बना रहे हैं? क्योंकि चुनाव भी होने वाले हैं और आगे जो 2027 में भी इलेक्शन होने वाले हैं। देखिए हमारे भारत देश में चुनाव हर महीने कोई न कोई किसी न किसी जगह पे कोई न कोई चुनाव होता अरे सर, इशारों चुनाव होना एक अलग चीज है, चुनाव होना एक अलग बात है। चुनाव होने इसमें कोई, अब आप बोलोगे बंगाल के तमिलनाडु में इलेक्शन, सर सुनिए सर, मैं इसलिए कह रही हूँ तमिलनाडु में इलेक्शन भी होने वाले हैं। वहां की प्रसिद्ध साड़ी है कांजीवरम, जिसे वित्त मंत्री पहनकर आई। मैं तो इसके आधार पर बोल रही हूँ। किसी ने क्या पहना इसके ऊपर अपन चर्चा करें या बजट पे चर्चा करें? मैडम बजट की चर्चा पे आज की बात ये है कि ये जो बजट बनाया, ये जो बजट बनाया 49 लाख करोड़ का बजट था, 53 लाख करोड़ का हुआ, 8% का बढ़ा करके बजट बना है। उसके लिए संसाधनों की व्यवस्था की गई है और उसको उसी दिशा में जो विकसित भारत के लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए किया गया है। और जो अपनी बात करें युवा के ऊपर पूरा फोकस किया गया है। युवाओं के लिए जो मुद्रा प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण लोन है उसके ऊपर भी दिया गया है, 20,000 करोड़ का वो 2,47,000 एसएमई के लिए किया गया है। एक रिएक्शन में ले लेती हूँ, ठीक है मेघवाल साहब, आती हूँ परमजीत जी, आती हूँ, बोलना चाहता हूँ, आती हूँ सर। मेघवाल साहब आखिरी रिएक्शन, एक 10 सेकंड। तो क्या देखिए आज अगर आप कहीं भी मानिए इस बजट का कोई ना तो दूरगामी परिणाम दिखने को मिलेगा। ये बिल्कुल निराशा वाला बजट है। आप 2014 से लगातार यही सुनते आ रहे हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम और लॉन्ग टर्म गोल होते हैं, लेकिन यहाँ शॉर्ट और मीडियम तो दिख नहीं रहे, सीधे लॉन्ग टर्म गोल दिखा रहे हैं। ठीक है सिंह साहब। देखिए मैडम, दो बातें एक और अच्छी हुई हैं जिसका डिस्कशन नहीं हो पाया है। सरकार ने ऑप्शन ऑफ फ्यूचर पे जो एसटीटी था उसको बढ़ा दिया, करीब 150% की बढ़ोतरी की है। उससे मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो आम निवेशक है ना, जो सेकेंडरी मार्केट में अपना हाथ जला लेता है, एक तो वो बचेगा। दूसरा एक चीज हो रहा है कि बड़ी कंपनी जनरली बाईबैक का ऑप्शन लेके आती होती है, तो प्रमोटर्स को टैक्स नहीं लगता था। सरकार ने एक अच्छी चीज की है कि प्रमोटर पे भी इस बार 22% का टैक्स लगाया है। करों कर के अंदर का ये दो बातें जो है एक आम आदमी के लिए फायदे वाली बात हुई है। बाकी यस, रोजगार पे बात नहीं हुई है और कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग को, और वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए बजट तो पेश हो गया, लेकिन कुछ समझ पे तो नहीं आया, क्योंकि जो आम जनता है वो यही बात कह रही है कि बजट आया लेकिन हम इसमें खुश नजर नहीं आ रहे हैं। अब सरकार की आगे की रणनीति क्या होगी इस बजट को लेकर, और साथ ही सरकार कैसे जनता को संतोषजनक जवाब दे पाएगी, देखने वाली बात होगी। इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।